आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर एंड डेhiscence ऑफ एंथर के बारे में। तो इस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन जनरेट होता है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो ऑन एवरेज एक पोलन ग्रेन दिखने में ग्लोब्यूलर होता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे शेप्स पॉसिबल है। अगर एक ग्लोब्यूलर पोलन ग्रेन हम कंसीडर करते हैं तो इसका जो डायमीटर है उसका रेंज होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। अब स्ट्रक्चरली देखा जाए तो पोलन ग्रेन के सबसे बाहर होता है एक वॉल जो इसके अंदर वाले सेलुलर कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है। इस वॉल को कहा जाता है स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 layers। The innermost layer is known as intine and जो सबसे बाहर होता है that is known as exine। अब बात करते हैं intine की। So intine is made up of pectin and cellulose, hence it is pectocellulose in nature। intine में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका काम है आफ्टर पोलिनेशन पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उसको हेल्प करना, एंड एट द सेम टाइम पोलन ट्यूब जब ओव्यूल तक पहुंचे तो इसके रास्ते में जो भी टिश्यूज या सेल्स आते हैं उनको डाइजेस्ट करना। ऑन द अदर हैंड, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन व्हिच इज अ केमिकली इनर्ट बायोपॉलीमर। अब स्पोरोपोलेनिन का जो स्ट्रक्चर है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। स्पोरोपोलेनिन इतना इनर्ट होता है कि इट इज नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम एंड it is unaffected by high temperatures, strong acids, even strong alkalis. Due to this sporopollenin, एक्साइन को एक highly resistant nature मिलता है, and due to the एक्साइन, pollen grains can be preserved as microfossils, क्योंकि इसके जो अंदर सेलुलर कंटेंट है ये कभी डैमेज नहीं होगा। बट एक्साइन का काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। Along with this highly resistant nature, एक्साइन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन। इंटरेस्टिंगली, पोलन ग्रेन के सरफेस में हमें जो डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलता है दैट इज ड्यू टू द एक्साइन। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि अनलाइक द इंटाइन, एक्साइन का जो लेयर है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो पोलन ग्रेन के सरफेस में हमें किसी जगह पे एक्साइन या तो एब्सेंट दिखेगा या फिर बहुत ही थिन देखने को मिलेगा। दीज प्लेसेस नोन एज जार्म पोर्स, अगर ये राउंड शेप के होते हैं, अगर ये इलोंगेटेड हुए तो इन्हें कहा जाता है जेमिनल फरोज। यही वो प्लेसेस है जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकल सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पोलन ग्रेन्स 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, या तो इंसेक्ट के थ्रू या फिर हवा के थ्रू। तो जो पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनकी एक्साइन स्पाइनी होता है एंड इसकी चारों तरफ एक ऑयली स्टिकी लेयर होता है जिसे कहा जाता है पोलन किट। पोलन किट का काम होता है कि ये पोलन को इंसेक्ट की बॉडी में चिपकाने में हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड, जो पोलन ग्रेन्स हवा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनके एक्साइन भी स्मूथ होता है ताकि इनके ऊपर कोई एडिशनल ड्रैगिंग फोर्स काम ना करे। अब हम बात करते हैं इंटरनल कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन की, एंड दैट इज साइटोप्लाज्म। तो पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में स्टार्च ग्रैन्यूल्स एंड अनसैचुरेटेड ऑयल देखने को मिलता है। स्टार्च का काम होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन पोलन ग्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करना। ऑन द अदर हैंड, ऑयल का काम होता है पोलन ग्रेन की जो क्रोमोसोम है उसको रेडिएशन डैमेज से बचाना। अब एक मैच्योर पोलन ग्रेन में हमें 2 या 3 सेल्स देखने को मिलता है। इसे कहा जाता है 2 सेल स्टेज या फिर 3 सेल स्टेज। इनके सब 2 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव सेल होता है एंड एक जेनरेटिव सेल होता है। ऑन द अदर हैंड, किसी कंडीशन में जेनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होकर प्रोड्यूस करता है 2 स्पर्म सेल, एंड दैट इज नोन एज 3 सेल स्टेज, क्योंकि यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल होता है एंड 2 स्पर्म सेल्स होते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके एक बार चेक कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब हम बात करेंगे
डेहिसेंस ऑफ एंथर के बारे में। तो अब हम बात करते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर के बारे में। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू मैच्योर पोलन ग्रेन्स एंथर से बाहर निकल आते हैं एंड पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। डेहिसेंस इज वेरी क्रूशियल फॉर पोलिनेशन, क्योंकि अदरवाइज पोलन ग्रेन्स पोलिनेटिंग एजेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। डेहिसेंस प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड प्री पॉलिनेटिंग स्टेज ऑफ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बाद ही इनिशिएट हो जाता है, लेकिन उससे पहले एंथर में कुछ चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मिडिल लेयर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है एंड जैसे जैसे एंथर मैच्योर होने लगता है, टैपेटम बिकम्स द मेन लेयर जो कि पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एट द एंड ऑफ प्री पॉलिनेटिंग स्टेज ऑफ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस डेहिसेंस प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। ये पर्टिकुलर प्रोसेस 2 स्टेप्स में होते हैं। नंबर 1 डिसरप्शन ऑफ द सेप्टम एंड नंबर 2 ब्रेकेज ऑफ द स्टोमियम। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 एंड दैट इज डिसरप्शन ऑफ सेप्टम। यहाँ पे 2 चीज होता है। नंबर 1, प्री पॉलिनेटिंग स्टेज ऑफ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बाद एंडोथीसियम लेयर ठीक होने लगता है। एज ए रिजल्ट एंथर की दोनों लोब्स में 2 एडजेसेंट माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में एक टिश्यू प्रोमिनेंट होने लगता है जिसे कहा जाता है सेप्टम। आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यू टू द एंजाइमेटिक लाइसिस सेप्टम डिग्रेड होकर फॉर्म करता है एक कैविटी एंड इन दिस वे एक मैच्योर एंथर में 2 कैविटीज होते हैं। इन द मीन टाइम टैपेटम के अंदर पोलन मास इतना बढ़ जाता है कि वो टैपेटम वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। एज ए रिजल्ट ड्यू टू दिस मैकेनिकल प्रेशर टैपेटम वॉल ब्रेक हो जाता है। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 2 यानी डिसरप्शन ऑफ स्टोमियम। तो ऑलरेडी टैपेटम ब्रेक हो चुका है एंड एट दिस स्टेज वाटर इवापोरेट होने लगता है फ्रॉम एंडोथीसियम एंड सराउंडिंग लेयर्स। एज ए रिजल्ट एंडोथीसियम में एक अनइवन कंट्रैक्शन क्रिएट होता है। ड्यू टू दिस अनइवन कंट्रैक्शन स्टोमियम में एक मैकेनिकल टेंशन फॉर्म होता है एंड फाइनली ड्यू टू दिस मैकेनिकल टेंशन एंथर स्टोमियम रीजन से लॉन्जिट्यूडिनली रप्चर होके वहां से पोलन ग्रेन्स निकल जाते हैं एंड डेहिसेंस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद कंसेप्ट टिप्स।